Bismillahirrahmanirrahim. Computer Science Paper 1 Theory, Cambridge O Level. The course code is 2210, version 1, and it is a specimen paper. The question 1 is a company selling CDs uses a unique 6-digit identification number for each CD title. The rightmost digit position is a check digit. For example, there are 6-digit positions like 1, 2, 3, 4, 5, 6, and a unique identification number for each CD. The rightmost number, like here, the number 9, is the check digit. The validity of the number and check digit is calculated as follows. Multiply each digit by its digit position, then add up the results of the multiplications and divide the number by 11. If the remainder is 0, the identification number and check digit are valid. Show whether the following identification numbers are valid or not. You must show how you arrived at your answer. So identification number is given as 421923. ओके तो इस आइडेंटिफिकेशन नंबर का स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि क्या ये नंबर वैलिड है आइडेंटिफिकेशन नंबर और नॉट. तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है कि 6 डिजिट पोजीशन है वो आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और उन डिजिट पोजीशन के जो है वो उनके अंडर जो है ये आइडेंटिफिकेशन नंबर लिख लें 421923. अब आपने क्या करना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिट पोजीशन को कॉरेस्पॉन्डिंग आईडी नंबर से मल्टीप्लाई करना है. लाइक 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से, 4 को 1 से, 3 को 9 से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 3 से. और इन सारी मल्टीप्लिकेशंस को आप एडअप कर लेंगे. ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हुई और हमारे पास जो सम आया वो 72 है. अब आपने क्या करना है कि अब आपने इस सम को 11 से डिवाइड करना है. ठीक है, तो 72 डिवाइड बाई 11, रिमाइंडर इज 6. तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है इज़ नॉट वैलिड. ठीक है, ओके. बी पार्ट है, अनदर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज़ 820156. बिल्कुल उसी तरह से आप डिजिट पोजीशन लिखें 1 2 3 4 5 6 और उसके अंडर ये आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखें 820156. अब वही प्रोसीजर है कि 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 5 से, 0 को 4 से, 1 को 3 से, 5 को 2 से और 6 को 1 से, और फिर इन सारी मल्टीप्लिकेशंस को ऐड अप कर लें और देखें कि रिज़ल्ट क्या है, रिजल्टेंट क्या है. सो द रिजल्टेंट इज 77. ठीक है, आप 77 को डिवाइड बाई 11 करें, रिमाइंडर इज 0. सो इस केस में इस फॉर दिस आइडेंटिफिकेशन नंबर द आइडेंटिफिकेशन नंबर इज़ वैलिड. ठीक है, ओके. इसका बी पार्ट है, फाइंड द चेक डिजिट फॉर दिस आइडेंटिफिकेशन नंबर. अब जो है हमारे पास नंबर गिवन है लेकिन चेक डिजिट नहीं है, राइट मोस्ट डिजिट, वो हमने फाइंड आउट करना है. 50241 इज़ द नंबर. तो उसी तरह आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखें 1 2 3 4 5 6 और उसके नीचे ये को आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखें 50241. 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 0 को 5 से करें, 2 को 4 से, 4 को 3 से और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और सबको एडअप कर लें और जो हमारे पास रिजल्टेंट है दैट इज़ 52. अब हमने ये देखना है कि जो 52 नंबर आया है, अगर हमने इसको 11 से डिवाइड करना चाहते हैं ताकि वैलिड नंबर आए और रिमाइंडर 0 हो, तो नेक्स्ट डिजिट क्या हो सकता है. तो अगर 11 का टेबल आप 11 का टेबल आप देखें तो 11 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 55. तो 52 में हमें 3 ऐड करने होंगे ताकि जो नंबर है वो 55 बन जाए. ठीक है, सो द चेक डिजिट इज़ 3. यानी जब चेक डिजिट को आप इस आइडेंटिफिकेशन नंबर में लिखेंगे तो ये हमारे पास नंबर बन जाएगा 502413. ठीक है, 50241 का सम जो है वो 52 है और जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टोटल जो रिजल्टेंट आ जाएगा 55 आ जाएगा, विच इज़ डिविजिबल बाय 11.
So in this case, the check digit is 3. Okay, C part है. Describe with examples two different types of data entry errors that a check digit would detect. डेटा एंट्री एरर्स क्या हो सकती हैं? एक तो ये हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि दो जो डिजिट्स हैं वो इंटरचेंज हो जाएं. लाइक 48 लिखना था 84 लिख दिया, 72 लिखना था 27 लिख दिया, 31 लिखना था 13 लिख दिया, 67 लिखना था 76 लिख दिया. तो एक तो ये डेटा जो है वो एरर हो सकती है, डेटा एंट्री एरर, दैट इज़ द टू डिजिट्स हैव बीन स्विच्ड. ठीक है. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इनकरेक्ट डिजिट एंटर हो जाए. आपने 9 एंटर करना था 0 एंटर कर दिया. ठीक है. 1 एंटर करना था 7 कर दिया, 3 करना था 2 कर दिया. तो incorrect digit entry, this is another data entry error. So one of the digits has been mistyped. Okay, question number 2 है. Kamal is setting up a new computer system to record television programs. He wants to be able to record, view and then erase programs that he does not want to keep. He has chosen to use DVD RAM as an optical storage medium. Explain to Kamal why it is better to use DVD RAM rather than DVD RW or DVD RW. Okay, number 1, DVD RAM has direct access to stored data because of concentric tracks that ensures fast data access with less data access time. तो इसके अंदर जो है कंसेंट्रिक जो है वो ट्रैक्स का कॉन्सेप्ट है. कंसेंट्रिक ट्रैक्स वो होते हैं जिनका सेंटर पॉइंट सेम हो, और हर कंसेंट्रिक ट्रैक में जो डेटा मौजूद है उसका एक्सेस टाइम सेम है. ठीक है. वेदर वो कंसेंट्रिक ट्रैक जो है वो सेंटर के पास है या सेंटर के सबसे अवे है, उसका जो एक्सेस टाइम है वो सेम है. ठीक है. Number 2, DVD RAM can read and write at the same time because it has a read-write head and it can be written over 100,000 times. ठीक है. तो रीड राइट ये साइमल्टेनियसली रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है DVD रैम में, और ये इसको आप मोर देन 100,000 टाइम इरेज कर सकते हैं. दैट्स वाई इट इज़ मोर रिलायबल. और इसका एक और एडवांटेज भी है, वो ये है कि DVD रैम में जो डेटा स्टोर होता है वो उसकी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है. लेकिन एनी हो वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वो तो TV प्रोग्राम रिकॉर्ड करना चाहता है और फिर डेटा रेज करना चाहता है. अदरवाइज़ का एक एडवांटेज ये भी है कि यहाँ पर जो डेटा है वो 30 ईयर्स 25 ईयर्स तक सेफ रहता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. An alarm Y sends a signal Y is equal to 1 when certain fault conditions in a chemical process are detected. The inputs are, three inputs हैं A, T and S. ओके, एक की जो A इनपुट है जो कि बाइनरी इनपुट है, तो इसकी दो स्टेट्स पॉसिबल हैं. यहाँ ये A की वैल्यू 1 होगी, A की वैल्यू 0 होगी. और अब कंडीशन क्या है? इफ़ एसिडिटी इज़ ग्रेटर देन 5 ऑफ द केमिकल प्रोसेस, तो फिर A जो है वो उसकी बाइनरी वैल्यू 1 होगी. और अगर एसिडी इज़ इक्वल टू 5 है या लेस देन 5 है, तो फिर A की वैल्यू जो है वो 0 होगी. ठीक है. सिमिलरली T4 टेम्परेचर, अगेन T के भी दो ही वैल्यूज़ हो सकती हैं पॉसिबल, 1 और 0. 1 कब होगा? जब टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 120 डिग्री सेल्सियस. और T की वैल्यू 0 कब होगी? व्हेन टेम्परेचर इज़ लेस देन 120 C. Similarly for S is 1 when stator bar is on, and S is 0 when stator bar is off. तो हर इनपुट की दो ही पॉसिबल कंडीशंस हैं, आइदर 1 है और 0 है. ओके, अब हम देखते हैं कि जो हमने अलार्म डिज़ाइन करना है उसकी कंडीशंस क्या हैं. ठीक है. तो अलार्म Y रिटर्न्स ए वैल्यू ऑफ 1 आइदर या तो टेम्परेचर 120 C से ज़्यादा हो एंड स्टिरर बार इज़ ऑफ. ओके, तो चेक करते हैं कि जो टेम्परेचर 120 से ज़्यादा है तो उस केस में T की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और जब स्टिरर बार ऑफ है तो उस केस में S की वैल्यू 0 होनी चाहिए.
तो अब इसमें समझने की बात क्या है, समझने की बात यह है कि जब टी की वैल्यू 1 होगी तो ये जो है ना ये जो इनपुट है इट इज़ विदाउट एनी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और जब बाइनरी वैल्यू ज़ीरो होगी लाइक स्टिरर बार इज़ ऑफ, तब ये जो इनपुट है ये कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि अगर आप इसकी लॉजिक इसका लिखें, लॉजिक कंडीशन लिखें, तो लॉजिक कंडीशन कैसे लिखेंगे? टी डॉट टी डॉट एस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। टी मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये ग्रेटर देन 120 सी है, तो उसके लिए हमारे पास वन वैल्यू है बाइनरी वैल्यू, इसलिए मैंने इसको टी लिखा। एंड की जगह पे मैंने डॉट लिखा, डॉट इज एन एंड ऑपरेटर। और चूंकि स्टिरर बार ऑफ है इसलिए मैंने एस के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिखा, तो टी डॉट एस बार। ये हमारे पास पहली जो है वो बाइनरी कंडीशन आ गई है। सेकंड, दूसरी क्या है? एसिडिटी ग्रेटर देन 5 एंड टेम्परेचर लेस देन 120 सी। ओके, व्हेन एसिडिटी ग्रेटर देन 5 द बाइनरी वैल्यू इज 1 और इनपुट ए है, तो इसको हम ए लिखेंगे। सो एसिडिटी ग्रेटर देन 5 इज ए एंड इज डॉट and temperature less than 120 C is T complement because ये कंडीशन T is equal to 0 की है। तो जो सेकंड लॉजिकल जो हमारे पास ऑपरेशन है, दैट ऑपरेशन इज A डॉट टी बार, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हमारे पास जो लॉजिकल एक्सप्रेशन बनेगा वो है y इज द आउटपुट, y इज आउटपुट इज इक्वल टू टी डॉट एस बार प्लस, प्लस किस लिए? और के लिए, प्लस ए डॉट टी बार। फिर समझ लें, कंडीशन हमारे पास है टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 120 सी। 120 सी की बाइनरी वैल्यू जो है वो 1 है, इसलिए टी पे, इसलिए ये हम टी लिखेंगे, टी वेरिएबल। उसके आगे देखिए एंड है और टी के साथ मैंने डॉट लगा दिया। फिर स्टिरर बार इज़ ऑफ है, ऑफ की कंडीशन जो है एस की कंडीशन ज़ीरो है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एस कॉम्प्लीमेंट लिखा। तो ये फर्स्ट लाइन बन गई वाई इज इक्वल टू टी डॉट एस बार, ठीक है। उसके बाद नीचे देखें और लिखा हुआ है, और की जगह पे मैंने प्लस लिखा। अब ये प्लस के बाद नई स्टेटमेंट शुरू हो रही है, ए सी टी डी ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 में बाइनरी वैल्यू 1 है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ए लिखा। डॉट टेम्परेचर लेस देन 120 सी। 120 सी अगर आप टेबल में देखेंगे तो इट इज़ ज़ीरो वैल्यू, टी की वैल्यू ज़ीरो, इसलिए मैंने इसको टी कॉम्प्लीमेंट लिखा। तो ये मेरे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन आ गया, वाई इज इक्वल टू टी डॉट एस कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट टी बार। तो ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है ये मैंने ये जो गिवन ये टेबल है जो आपके सामने है, इस टेबल से और ये जो कंडीशन है जो नीचे लिखी हुई है लॉजिकल कंडीशन, उससे उन दोनों से मैंने जो है ना ये लॉजिक एक्सप्रेशन बना लिया। ओके, अब वो कह रहे हैं कि ड्रॉ द लॉजिक सर्किट फॉर द अबव सिस्टम यूजिंग दीज लॉजिक गेट्स। अब मेरे पास ये तीन लॉजिक गेट्स हैं, नॉट है, एंड है और है। और इन तीनों से जो है मैंने ये जो मैंने लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाया है इसको मैंने इंप्लीमेंट करना है। इट्स वेरी सिंपल। तो पहला जो लॉजिक गेट लगेगा वो एंड गेट लगेगा, एंड गेट की इनपुट होगी टी और दूसरी इसकी इनपुट होगी एस कॉम्प्लीमेंट। अब एस कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा? आप एस इनपुट लेंगे और एस इनपुट के आगे एक इन्वर्टर लगाएंगे, ठीक है, नॉट गेट लगाएंगे। नॉट गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इन्वर्टर। तो एक जो एंड गेट है जिसकी आउटपुट टी डॉट एस बार होगी, उसकी इनपुट टी है और एस इनपुट है थ्रू सम नॉट गेट। ओके, सिमिलरली उसी स्टेज पे एक दूसरा आपको एंड गेट लगाना पड़ेगा जिसकी इनपुट ए होगी और दूसरी इनपुट टी जो कि नॉट गेट में से पास होकर टी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगी, ठीक है। तो उसकी दो इनपुट्स होंगी ए डॉट टी कॉम्प्लीमेंट और दूसरे एंड गेट का जो आउटपुट है वो यही होगा ए डॉट टी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब ये जो दो आउटपुट्स आपको मिल रही हैं एंड गेट से, इनको आप और गेट्स के साथ ज्वाइन कर देंगे, तो आपको एक फाइनल स्टेज पर और गेट लगाना होगा। और गेट की एक इनपुट जो है वो टी डॉट एस बार है और गेट की दूसरी जो इनपुट है वो ए डॉट टी बार है। ओके, सर्किट देख लीजिए।
जो अपर सर्किट है, जो अपर एंड गेट है इट इज़ ए डॉट टी बार, और जो लोअर एंड गेट है इट इज़ टी डॉट एस बार, और ये दोनों आउटपुट्स एंड गेट की और गेट को फीड हो रही हैं, ठीक है। और आपके पास वाई आउटपुट है, तो वाई आउटपुट क्या बनेगा, ए डॉट टी बार, फिर और का प्लस आएगा, ए डॉट टी बार प्लस टी डॉट एस बार, ठीक है। जो आपको ए डॉट टी बार है, ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है ए डॉट टी बार, ये और गेट इज़ एन ऑपरेटर, ठीक है। तो ये उस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड का ये ऑपरेंड है, और जो नीचे वाला आपको सेटअप नज़र आ रहा है टी डॉट एस बार, ये और गेट का दूसरा ऑपरेंड है, ठीक है। तो ए डॉट टी बार प्लस टी डॉट एस बार, दिस इज आवर आउटपुट इक्वेशन। ओके, अब वो कह रहे हैं जी कि ट्रुथ टेबल कंप्लीट करें फॉर दिस अलार्म सिस्टम। ट्रुथ टेबल कंप्लीट करने के दो मेथड्स हैं, दोनों समझ लें। एक तो ये है कि आप ये जो आपने सर्किट डायग्राम बने, लॉजिक डायग्राम बनाई है यूजिंग गेट्स, इसके अंदर आप ए टी और एस की डिफरेंट वैल्यूज़ फीड किए जाएं और वाई की आउटपुट जो है वो डिटरमिन करके टेबल में लिखे जाएं। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस ये है कि ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन हमने बनाया है वाई इज इक्वल टू एस डॉट टी बार, एस डॉट टी प्लस ए डॉट टी बार, इसके ज़रिए से टेबल को फिल कर लें, ठीक है। तो मैं इसके ज़रिए से आपको बताता हूँ, वेरी सिंपल। यहाँ पर देखें तो 3 इनपुट्स हैं ए टी एंड एस। इफ़ 3 इनपुट्स हों किसी भी बाइनरी सिस्टम में, तो उसके जो लॉजिकल कॉम्बिनेशन बनते हैं वो 2⁻3 8 लॉजिकल कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो इसके 8 लॉजिकल इनपुट्स कॉम्बिनेशन हैं, ठीक है। यू कैन सी स्टार्टिंग फ्रॉम डेसिमल 0 अप टू डेसिमल 7, ठीक है। तो डेसिमल 0 इज़ द फर्स्ट लॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट, एंड लॉजिकल 7 111 इज़ द फाइनल आउटपुट कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये 8 कॉम्बिनेशंस हैं इनपुट के, और इन 8 इनपुट कॉम्बिनेशंस के हमने y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ओके, अब y को अगर आप गौर से देखें तो y जो है वो और ऑपरेशन हो रहा है बिटवीन टू ऑपरेंड्स के। अब और ऑपरेशन क्या होता है कि इफ़ एनी ऑफ द ऑपरेंड इज़ 1 द आउटपुट इज़ 1, यानी अगर s डॉट टी 1 होगा तो आउटपुट 1 हो जाएगा, y 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर a डॉट टी बार 1 हो जाएगा तो y जो है वो 1 जनरेट हो जाएगा। ओके, अब आप जो है ना एस बार डॉट टी पे गौर करें, ये कब 1 होगा। ये उस वक्त 1 होगा जब टी 1 होगा और एस की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि अगर एस की वैल्यू 0 होगी तो एस बार जो है वो 1 हो जाएगा। तो 1.1 जो है वो उसकी आउटपुट 1 आती है। तो आप सिर्फ ये कंडीशंस पहले चेक करें कि एस बार डॉट टी कहाँ पे 1 होता है। तो उसके लिए मुझे देखना होगा कि टी 1 कहाँ पर है। तो टी 1 मुझे नज़र आ रहा है 010 पर और 011 पर, यानी 1 2 3 रो 3 में और रो 4 में नज़र आ रहा है। तो इस टी के लिए आप जो है वो एस बार को चेक कर लें कि एस बार कहाँ पे 1 बनेगा। तो एस बार मुझे 1 बनता नज़र आ रहा है 010 पर। 010 पर एस बार की वैल्यू 1 हो जाएगी और टी इज़ ऑलरेडी 1। ये दोनों 1 जब एंड गेट से पास होंगे तो आउटपुट 1 जनरेट होगी और वाई जो है वो उस पर 1 अपीयर हो जाएगा। तो 010 पर आपको 1 लिखते हैं। ओके, उसके बाद चेक करें टी और कहाँ पे 1 है। यस, टी जो है वो 110 पे 1 है और 111 पे 1 है। ओके, तो अब आपको देखना होगा कि इन दो टी की 1 वैल्यूज़ में एस कहाँ पे 0 पे है। तो एस 0 है 110, यानी डेसिमल 6 पर 110 में इनपुट 110 में टी की वैल्यू 1 है और एस की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई 1 जनरेट हो जाएगा। तो इधर आप 110 में वाई की वैल्यू 1 लिख दीजिए। ओके, ये हमने जो लेफ़्ट साइड है इसको हमने डिसाइड कर लिया। 2 1 जनरेट हुए हैं, एक 010 पे वाई 1 लिखा हमने, एक हमने 110 पे हमने 1 लिख दिया। अब आप जो और जो सिंबल है उसका राइट साइड वाला एक्सप्रेशन देख लें, ए डॉट टी बार। तो ये भी उसी तरह चेक करेंगे कि पहले चेक करें कि ए 1 कहाँ पर है और फिर देखें कि टी 0 कहाँ पर है। जहाँ पे ए 1 होगा और टी 0 होगा वहाँ आउटपुट में 1 जनरेट हो जाएगा। ओके, तो ए 1 कहाँ पर है जी। ए जो आप देखें अगर गौर से तो जो लास्ट 4 एंट्रीज हैं वहाँ पर ए 1 है। अब इन लास्ट 4 एंट्रीज में देख लें कि टी 0 किधर है। तो टी 0 मुझे 100 लोकेशन पे नज़र आ रहा है, 100 कॉम्बिनेशन में नज़र आ रहा है और 101 पर,
ठीक है, तो जहाँ पर टी ज़ीरो हो रहा है वहाँ पे वन वन लिख दें, यानी कि वन ज़ीरो ज़ीरो के आगे वन लिख दें, क्योंकि ए वन है और टी ज़ीरो है। टी ज़ीरो का मतलब ये हुआ कि जो टी बार है वो वन हो जाएगा। ठीक है, अगर वन डॉट वन एंड में से पास करेगा तो वन आ जाएगा और आउटपुट पे वन आ जाएगा, क्योंकि ये और गेट है। ओके, इसी तरह से 101 पे भी आउटपुट वन जनरेट हो जाएगी। तो ये फोर पोजीशंस पर वन आता है। 010 पर वन आता है एस बार डॉट टी की वजह से। 100 पे वन आता है ए डॉट टी बार की वजह से। 101 पे वन आता है ए डॉट टी बार की वजह से। और 110 पे वन आता है एस बार डॉट टी की वजह से। और बाकी जो एंट्रीज रह गई हैं आउटपुट कॉलम में, उस पर आप ज़ीरो प्लेस कर दें। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आउटपुट कॉलम है जो कि आपको नज़र आ रहा है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है उसके लिए एक यूज़फुल टेबल मैंने प्लेस कर दिया है फॉर क्वेश्चन नंबर 4, जो कि अभी हम सॉल्व करेंगे। ये टेबल क्या है? ये टेबल है एक्चुअली 4 बाइनरी नंबर के कॉम्बिनेशंस। ठीक है, 4 बिट कॉम्बिनेशंस है। 4 बिट जो है उसकी 16 एंट्रीज बनती हैं। 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 16 एंट्रीज, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डेसिमल अप टू 15 डेसिमल। तो ये अगर हेक्साडेसिमल नंबर है तो हेक्साडेसिमल नंबर में जो नंबर 10 है डेसिमल का, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। नंबर 11 को बी से और 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल काउंटिंग ये आपके टिप पर हो। उसके अलावा जो बाइनरी नंबर की कोडिंग है, लाइक अगर 0110 है इस नंबर 6, 1001 इट्स नंबर 9। ठीक है, तो ये आपकी टिप्स भी होना चाहिए। ये 4 बिट की टेबल है, 4 बिट बाइनरी टेबल है, जिसके साथ हमने इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स लिख दिए हैं और इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर लिख दिए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4, ए डिजिटल अलार्म क्लॉक इज कंट्रोल्ड बाय अ माइक्रो प्रोसेसर। It uses the 24-hour clock system, that is 6 p.m. Is 18. Each digit in a typical display is represented by a 4-digit binary code. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको क्लॉक डिस्प्ले दिखाया गया है 0835। ये जो 0835 है ये तो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, यूज़र के लिए। लेकिन ये सिस्टम के अंदर कैसे स्टोर होता है, अब आप देखें। जो फर्स्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, तो वो टॉप पर है, तो ज़ीरो का कोड हो गया 0000। फोर बिट कोड है 0000। 8 का कोड होता है 1000। 4 बिट की कोड है ये। नेक्स्ट 4 बिट नंबर है। उसके बाद 3 कोड होगा 0011 से, ये थर्ड डिजिट है। और जो फाइनल डिजिट है 4 डिजिट, इसमें आपको 5 की कोडिंग करनी है। 5 क्या है? 0101। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ये कोडिंग कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर ए, what time is shown on the clock display if the 4-digit binary number codes are shown in the on the table? तो फर्स्ट डिजिट देखें, फर्स्ट डिजिट इज़ 1, तो 1 लिख दीजिए। सेकंड डिजिट देखें 01106 होता है, 6 लिखते हैं। थर्ड डिजिट देखें 01004 होता है, 4 लिख दीजिए। फोर्थ डिजिट देखें 10019 होता है, 9 लिख दीजिए। तो क्लॉक का डिस्प्ले 1649 होगा। इसका बी पार्ट देखते हैं। What would be stored in the 4-digit binary codes if the clock display time is 1729? ठीक है, तो सबसे पहले 1 का कोड जनरेट कर लें, वो डिजिट 1 में आ जाएगा 0001। फिर 7 का जनरेट कर दें 0111। 2 का जनरेट कर दें 0010। 9 का जनरेट कर दें 1001। ये करस्पॉन्डिंग जो है वो आप जो उनकी लोकेशंस हैं, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट की, वहाँ पर ये नंबर बाइनरी में लिख दीजिए। सी पार्ट है, द क्लॉक अलार्म हैज़ बीन सेट एट 8। डिस्क्राइब द एक्शंस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर विच इनेबल द अलार्म टू साउंड एट 8। बहुत सिंपल है, आपने इसकी जो टाइमिंग है क्लॉक की, वो आपने 8 जो है वो सेट कर दी है। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो जो आपने वैल्यू सेट की है यानी 8, उसको करंट टाइम के साथ मैच करना शुरू कर देगा। ठीक है,
और जो ही वो करंट टाइम के साथ ये जो स्टोर टाइम मैच कर देगा तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो अलार्म का सिग्नल जो है वो जनरेट कर देगा। ठीक है, द यूजर सेट्स द अलार्म टाइम एंड माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर्स प्रेजेंट टाइम विद स्टोर टाइम एंड इफ द वैल्यूज आर द सेम इट सेंड सिग्नल टू साउंड अलार्म। Bytes of data, question number 5 है bytes of data transferred using a serial cable are checked for errors at the receiving end using an even parity check. Can these bytes of data pass the even parity check? नंबर है 0 1 0 1 0 1 0 1। इवन पैरिटी चेक करने का बहुत आसान तरीका है, आप जो ये नंबर है इसके अंदर नंबर ऑफ वंस की काउंटिंग कर लें। जैसे मैं नंबर वंस की काउंटिंग करता हूँ, 1 2 3 4 वंस हैं तो 4 वंस आर इवन नंबर। ठीक है, यस ये इवन नंबर है, द नंबर ऑफ वंस आर 4। ओके, अब जो बी पार्ट है उसमें देखें, बी पार्ट में नंबर ऑफ वंस की काउंटिंग करें, 1 1 1 ये 3 टाइम्स आ रहा है तो ये इवन पैरिटी नहीं है बिकॉज द नंबर ऑफ वंस आर 3। ठीक है, ओके इसका सी पार्ट है हाउ कैन एनी एरर्स बी करेक्टेड। वी कैन यूज सम करेक्शन एल्गोरिदम or we can perform rereading the byte that was sent, and number 3 generate request that the byte is resent। एक तो ये है कि जो डेटा आपको मिला है वो करप्ट है तो आप रिक्वेस्ट भेज दें कि बाइट दोबारा सेंड कर दी जाए। एक तो ये जो है वो करेक्शन टेक्निक है। दूसरी टेक्निक ये हो सकती है कि जो डेटा या बाइट आपके पास आई है जो आपके बफर में है, तो अगर वो उसको दोबारा रीरीड कर लें जाकर बफर से उसकी कॉपी लेके तो उसको सिस्टम में लें और पिक कर लें, चेक कर लें। और थर्ड ये है कि आप कोई करेक्शन एल्गोरिदम यूज़ कर लें। ठीक है, तो देयर आर 3 ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशंस इन ए फिश टैंक आर बीइंग कंट्रोल्ड यूजिंग सेंसर्स एंड ए माइक्रोप्रोसेसर्स टू कीप द फिश हेल्दी। The temperature must be at 25 degrees Celsius and the oxygen content needs to be 20 ppm parts per million. The tank contains a heater and an oxygen inlet controlled by a valve. Okay. तो ये एक सिस्टम है जो आप देख रहे हैं। ये क्या सिस्टम है? माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डिसीजन अथॉरिटी है, उसने डिसीजन लेने हैं। अच्छा, वो डिसीजन के लिए उसके पास डेटा कहाँ से आएगा? डेटा दो तरह का है माइक्रो, एक तो ये है कि प्री सेट डेटा है या स्टोर्ड डेटा है। अब वो प्री सेट या स्टोर्ड डेटा क्या है? लाइक आप देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कि टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो ये प्री सेट वैल्यू है, ये माइक्रो प्रोसेसर में स्टोर कर दी जाएगी। ठीक है, कि ये प्री सेट डेटा टेम्परेचर वैल्यू इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, ये स्टोर होगी वैल्यू। ओके, इसी तरह से जो ऑक्सीजन कंटेंट हैं उनकी वैल्यू है 20 पार्ट्स पर मिलियन, ये भी प्रीसेट वैल्यू है, ये भी माइक्रो प्रोसेसर्स में स्टोर कर दी जाएगी यूजिंग प्रोग्रामिंग कि ऑक्सीजन जो है वो होनी चाहिए 20 ppm। ये दो प्रीसेट वैल्यूज़ हैं, स्टोर्ड वैल्यूज़ हैं। ओके, अब ये जो दो सेंसर्स लगे हुए हैं ये आप क्या करेंगे? ठीक है, आप ध्यान में रख लें कि सेंसर्स जो हैं ये आइज़ हैं, या जैसे ह्यूमंस की आइज़ होती हैं और ईयर्स होते हैं। हम जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं, अगर जो है लाइट का डेटा है, ठीक है, कलर्स का डेटा है तो हम आई से पिक कर लेते हैं, अगर साउंड का डेटा है तो हम ईयर से पिक कर लेते हैं। हमारे पास भी ये दो सेंसर्स हैं, मैंने दो सेंसर और भी हैं लेकिन मैंने दो की आपको एग्जांपल दी है। इसी तरह से यहाँ पे सेंसर्स हैं, सेंसर ने क्या करना है कि उन्होंने इन्वायरमेंट से डेटा जो है वो पिक कर लेना है। तो अब वो डेटा कौन सा पिक करना चाहिए? एक तो उन्हें टेम्परेचर का डेटा पिक करना चाहिए क्योंकि जो टेम्परेचर जो प्रीसेट है वो 25 डिग्री सेल्सियस, तो एक सेंसर तो टेम्परेचर सेंसर होगा। अब दूसरा सेंसर क्या होगा? दूसरा हमने प्रीसेट वैल्यू रखी हुई है 20 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ऑक्सीजन, तो दूसरा सेंसर वो होगा जो ऑक्सीजन की जो पार्ट्स पर मिलियन है उनको वो डिटेक्ट कर सके। तो ये दो सेंसर्स हमें चाहिए, टेम्परेचर सेंसर एंड ऑक्सीजन सेंसर। ओके, बी पार्ट, डिस्क्राइब हाउ द सेंसर्स एंड द माइक्रोप्रोसेसर आर यूज टू मेंटेन द करेक्ट कंडीशंस इन द फिश टैंक। अच्छा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, इसको सिंपल आइडिया दे देता हूँ कि ये क्या हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि जो सेंसर्स हैं ये सिस्टम में सिस्टम से डेटा वैल्यूज़ पिक कर रहे होते हैं और पिक करने के बाद ये माइक्रो प्रोसेसर को भेज देते हैं। जैसे टेम्परेचर की वैल्यू है वो भेज दी और ऑक्सीजन की पार्ट्स पर मिलियन की वैल्यू माइक्रो प्रोसेसर को सेंड कर दी।
माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है कि जो डेटा उसके पास आ रहा है उसको वो प्रीसेट वैल्यू से कंपेयर करता है। अगर तो अब तीन तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसको समझ लें। टेम्परेचर या तो वही होगा जो स्टोर्ड वैल्यू है, या उससे कम होगा या उससे ज़्यादा होगा, यही पॉसिबिलिटी है। अगर तो टेम्परेचर जो इनपुट हो रहा है सेंसर से वो अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो माइक्रो प्रोसेसर विल डू नथिंग। ठीक है, अगर ये जो टेम्परेचर इनपुट हो रहा है वो फॉर एग्जांपल 20 है, ठीक है, जो कि 25 से कम है, तो उस सूरत में माइक्रो प्रोसेसर जो है वो जो एक्चुएटर्स हैं, यानी हीटर है इस केस में, तो वो सिग्नल भेजेगा कि हीटर ऑन कर दिया जाए ताकि टेम्परेचर जो है वो 20 से बढ़ के 25 हो जाए। ठीक है, ओके। और थर्ड क्या हो सकता है? थर्ड ये है कि अगर जो टेम्परेचर वैल्यू है 25 से एक्सीड कर गई है तो उस केस में माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल सेंड करेगा कि हीटर को ऑफ कर दिया जाए। सेम इज़ द केस इन ऑक्सीजन सेंसर कि अगर जो वैल्यू 20 पार्ट्स पर मिलियन मौजूद है, माइक्रो प्रोसेसर विल डू नथिंग। अगर 20 पार्ट्स पर मिलियन से कम है तो वो जो है वो ऑक्सीजन का इनलेट बढ़ाएगा, ऑक्सीजन की इनटेक बढ़ाएगा। और अगर जो है वो 20 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा वैल्यू मौजूद है तो फिर वो ऑक्सीजन का जो इनटेक हो रहा है या जो सिलेंडर है ऑक्सीजन का उसको वो स्विच ऑफ करा देगा, शट ऑफ करवा देगा। ओके, अब ये तो वो है जो कि नॉर्मल एग्जीक्यूशन हो रही होगी इस प्रोसेस की, सिस्टम की। अब इसमें फॉल्ट कहाँ से आ सकता है? फॉल्ट ये हो सकता है कि सेंसर्स जो हैं वो डेटा नहीं सेंड कर पा रहे, डेटा वो रीड नहीं कर पा रहे या आउट ऑफ ऑर्डर हो गए हैं, तो उस सूरत में माइक्रो प्रोसेसर अलार्म जनरेट कर देगा। अगर उसे डेटा वैल्यूज़ नहीं मिलती किसी सेंसर से कोई स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में, तो वो एरर कंडीशन होगी। या माइक्रो दूसरा ये हो सकता है कि एक्चुएटर्स फॉल्ट हैं, माइक्रो प्रोसेसर उन्हें कह रहा है कि हीटर ऑफ करते हैं लेकिन हीटर ऑफ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि एक्चुएटर्स आर फॉल्टी। तो ये दूसरी एरर कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ओके, अब इसको रीड कर लेते हैं। The microprocessor continuously monitors sensor inputs, and the information of temperature and oxygen level collected by the sensors is sent to the microprocessor. The ADC converts the analog data into digital form. Yes, ये एक चीज़ बतानी थी आपको कि जो टेम्परेचर डेटा कलेक्ट हो रहा है वो एनालॉग फॉर्म में होता है, कंटिन्यूस फॉर्म में। इसी तरह जो पार्ट्स पर मिलियन की जो वैल्यू है वो भी जो है वो एनालॉग भी हो सकती है, ऑफ कोर्स डिजिटल भी हो सकती है। तो अगर अगर तो एनालॉग वैल्यू है तो उससे पहले ए टू डी सी कन्वर्टर से, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से पहले बिट्स में कन्वर्ट करना होगा 1 0 की फॉर्म में, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ 1 0 को अंडरस्टैंड करता है, उसे एनालॉग वैल्यू समझ में नहीं आएगी, वो उसको समझ नहीं सकता। तो इसलिए उस डेटा को अगर कॉन्टीन्यूस डेटा है तो उसको ए डी सी में से पास करें ताकि माइक्रो प्रोसेसर को 1 0 फीड हो सके। ओके, so if temperature is less than 25 degrees Celsius, the stored preset value, then the microprocessor sends signal to heater or actuator or valve to switch on the heater. Okay, and if oxygen level is less than 20 ppm, the stored preset value, the microprocessor sends signal to open the valve oxygen supply. Okay, digital to analog converter is used between microprocessor and the actuator devices to convert digital values into analog values. चूँकि एक्चुएटर्स को एनालॉग वैल्यूज़ पे एक्ट करते हैं, एक्चुएटर्स जो हैं जैसे वॉल्व ओपन करना है या सिलेंडर ओपन करना है, तो उनके लिए हमें DEC जो है वो माइक्रो प्रोसेसर के आउटपुट पे लगाना होगा ताकि जो डिजिटल डेटा माइक्रो प्रोसेसर से आ रहा है बिट की फॉर्म में वो उसको एनालॉग में कन्वर्ट करके एक्चुएटर को फीड कर सके। द माइक्रो प्रोसेसर साउंड्स एन अलार्म इफ सिस्टम अनएबल टू रिस्पॉन्ड। ये मैंने आपको बता दिया, सेंसर अगर आउट ऑफ ऑर्डर हैं या एक्चुएटर्स नहीं काम कर रहे तो फिर जो है वो अलार्म जनरेट करेगा माइक्रो प्रोसेसर। ओके, what safeguards are needed to stop the fish tank temperature rising too high? तो इसके लिए जो हमारे पास जो टेक्निक है वो ये है कि वी हैव टू जनरेट वार्निंग और साउंड सिग्नल इफ़ टू हाई वैल्यू रीच्ड एंड डू द फेल सेफ स्विच ऑफ इन केस ऑफ माल फंक्शन। ठीक है, जैसे एक्चुएटर वर्क नहीं कर रहा और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है लेकिन हीटर की सप्लाई ऑफ नहीं हो रही, ठीक है, कोई माल फंक्शनिंग होगी है, तो उस केस में हमें जो मास्टर स्विच है उसको ऑफ करना पड़ेगा ताकि सिस्टम जो है वो शट ऑफ हो जाए और जो अलार्म है उसको साउंड और अलार्म जो है उसको जो है वो या कोई लाइट ऑन करनी पड़ेगी, रेड लाइट ऑन करनी पड़ेगी कि सिस्टम इज़ माल फंक्शनिंग, या कोई अलार्म जनरेट करना पड़ेगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद यूजेस द इंटरनेट फॉर सम टाइम and is puzzled by the terminology. Draw a line to match each description to appropriate technical term. ओके, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 डिस्क्रिप्शंस हैं और 6 ही हमारे पास टेक्निकल टर्म्स हैं. ओके, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. Authoring language used to create documents to be viewed on the World Wide Web. वर्ल्ड वाइड वेब पर जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो HTML लैंग्वेज में बनते हैं. ये बात अच्छी तरह समझ लें. जितने ये पेजेस नज़र आ रहे हैं आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर, जो आप साइट्स डेवलप हो रही हैं, पेज डेवलप होते हैं साइट्स में, ये सारा काम जो है ना HTML लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है. सेकंड देखें, कंप्यूटर दैट रिस्पॉन्ड्स टू रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट. तो जो कंप्यूटर रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर रहा है और सर्विसेज जनरेट कर रहा है वो सर्वर्स होते हैं. तो देखते हैं यहाँ पे सर्वर्स हैं. यस, इंटरनेट सर्वर्स. सर्वर्स का काम ही ये है कि वो रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करें और सर्विसेज प्रोवाइड करें. इंटरनेट सर्वर्स. नंबर 3, डिफाइन हाउ मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड एंड फॉर्मेटेड ओवर द इंटरनेट. तो मैसेजेस अगर फॉर्मेट करने हैं ओवर द इंटरनेट तो इसके लिए हमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ेगा, HTTP. एक्चुअली HTTP जो है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जो कि मैसेज की फॉर्मेटिंग के तौर पे यूज़ होता है. ठीक है. किस किस्म का ये अब इसकी दो टाइप्स हैं. एक तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है. ठीक है. ओके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, it defines how messages are transmitted and formatted over the internet. Yes, the second type is HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. ठीक है. अगर कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो रही हैं, कोई जो है मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, तो वहाँ पर HTTP प्रोटोकॉल यूज़ नहीं होगा बल्कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर प्रोटोकॉल यूज़ होगा. ये आपको मैंने बता दिया, इसको ध्यान में रखिएगा. ओके, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल आईडी फॉर ईच डिवाइस ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट पे जो भी डिवाइस है, ठीक है, चाहे वो कोई राउटर है, कोई स्विच है, कोई मॉडेम है, कोई भी डिवाइस है, या कोई सर्वर मौजूद है, या जो है कोई यूज़र का कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ठीक है, या इवन आपका मोबाइल डिवाइस है. तो अगर इसने इंटरनेट पे डेटा सेंड करना है या रिसीव करना है तो इसके पास IP एड्रेस होना चाहिए. ठीक है. IP एड्रेस इसकी पहचान होती है इंटरनेट पर. ठीक है. तो हर डिवाइस जो कि इंटरनेट पे डेटा सेंड कर रहा है या रिसीव कर रहा है उसके पास IP एड्रेस होना चाहिए. IP एड्रेस इज ए 32-bit नंबर. ओके, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स यूजर्स टू एक्सेस view documents and other resources on the internet. तो ये हमारे पास जो है ये ब्राउज़र है. ठीक है. ब्राउज़र क्या करता है कि जो वेब पेजेस है जो कि HTML प्रोग्रामिंग में डेवलप हुए हैं उनको डिकोड करके और आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में लेके आ जाएगा. HTML का जो पेज है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपके पास इंग्लिश में दिखा देगा. अब ये ब्राउज़र्स हैं, लाइक Gmail ब्राउज़र है, याहू ब्राउज़र्स एंड सम अदर्स. ओके, लास्ट देखते हैं यूनिक आईडी फॉर ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है ये इसकी एक यूनिक आईडी होती है हर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की. IP एड्रेस यूनिक नहीं होता. IP एड्रेस जो है वो चेंज हो सकते हैं. ठीक है. यूज़र को आज एक IP एड्रेस मिला है, कल उसे दूसरा IP एड्रेस मिल सकता है पूल में से. लेकिन जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ठीक है, इसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है और ये 48-bit का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है. तो इसको मैक एड्रेस का नाम देते हैं. तो मैक एड्रेस इज़ ए यूनिक आईडी फॉर ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. याद रखिएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूनिक आईडी है, 48-bit का ये नंबर है और इसको मैक एड्रेस का नाम देते हैं. क्वेश्चन बी पार्ट है अहमद सीज द मैसेज सेट योर ब्राउज़र टू एक्सेप्ट कुकीज़. Explain why some website makes this request.
Number one, to enable logon information to be kept on Ahmed's computer. Number two, to provide page customized for Ahmed the next time he logs on. Number three, to implement shopping carts and one-click purchasing for the ease of Ahmed. Number four, to be able to distinguish between new and repeat visitors to the website. Question number 8. Computer memories are measured in terms of the number of bytes. Part 1. What is meant by the term byte? Byte is a unit of data or memory. A byte is a group of 8 bits and is used to represent a character, a symbol, an alphabet, or a digit. Part B. What is meant by the term gigabyte? 1 gigabyte is 2 raised to power 30 bytes. 1 gigabyte is 2 raised to power 10 multiplied by 2 raised to power 10 multiplied by 2 raised to power 10 bytes. So 1 gigabyte is 1024 multiply 1024 multiply with 1024 bytes. तो इन सारी गीगाबाइट्स की डेफिनेशंस है, कोई एक लिख लीजिए. 1 गीगाबाइट इज़ 1024 मेगाबाइट्स. एक नंबर का क्वेश्चन है, कोई एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं. पार्ट बी. Flash memories and CD read writers are used as backing media for computers. Give two differences between these two media. Okay, number one. Flash memory has faster access speed, whereas optical media has slower access speed. Number two. Flash memory or solid state memory has no formatting issues, whereas on optical media data needs to be burnt before being used on another device. The third difference is flash memory plugs directly into the USB port, whereas optical media requires an optical device. ठीक है, ऑप्टिकल ड्राइव उसे चाहिए, उसके बगैर वो ऑपरेट नहीं होगा. जबकि जो फ्लैश डिस्क है ये किसी भी USB पोर्ट में लग सकती है. Question number 9. Andrew sends a large document to a printer. State the name for the area of memory used to store temporarily the data being sent to the printer. तो बफर में प्लेस हो जाता है, प्रिंटर का बफर भी होता है और रैम के अंदर भी जो है वो एरिया मखसूस हो सकता है प्रिंटर के लिए, स्पेसिफिक एरिया, तो उसको हम बफर का नाम देते हैं. ठीक है, बफर रैम. बी पार्ट. द प्रिंटर रन्स आउट ऑफ पेपर ड्यूरिंग द प्रिंटिंग जॉब. A signal is sent back to the computer to stop temporarily its current task. Name this type of signal. तो पेपर जैम हो गया है या पेपर नहीं रहा प्रिंटर के पास, फ़ौरन एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट कर देगा जो कि वो भेजेगा सिस्टम को या कंप्यूटर को कि भी पेपर नहीं है, मुझे मज़ीद डेटा ना भेजो. ये उसका इंटरप्ट सिग्नल जनरेट हो गया. अगर ये इंटरप्ट सिग्नल जनरेट नहीं करता तो वो जो कंप्यूटर सिस्टम है वो तो उसको डेटा सेंड किया जा रहा होगा, और अगर वो प्रिंट नहीं कर रहा तो उसका जो बफर है वो ओवरफ्लो कर जाएगा. ठीक है, तो इसलिए वो इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करेगा. ठीक है, कि अब मज़ीद डेटा ना भेजें क्योंकि मेरे पास पेपर नहीं है. Question number 10. In a simple symmetric encryption system, each letter of the alphabet is substituted with another. The plain text message is given as the quick brown fox jumps over the lazy dog. और इसका जो साइफर टेक्स्ट है वो नीचे लिखा हुआ है. ठीक है, अब जैसे देखें दी है तो इसका जो साइफर टेक्स्ट है वो जैग है, ZAG. तो कैपिटल टी जो है वो कैपिटल Z से रिप्लेस हो रहा है, और जो लोअर केस H है वो लोअर केस A से रिप्लेस हो रहा है, और जो लोअर केस E है वो लोअर केस G से रिप्लेस हो रहा है. एक तो ये समझ आ रहा है कि जो कैपिटल जो लेटर अपर केस लेटर है, अपर केस लेटर जो है वो अपर केस लेटर से रिप्लेस हो रहा है. ठीक है, और जो लोअर केस लेटर है वो लोअर केस लेटर से रिप्लेस हो रहा है. एक तो ये फ़र्क है, और दूसरा इसकी कोडिंग है. जैसे टी जो है वो जी के अंदर कन्वर्ट होगा, एच जो है वो ए के अंदर कन्वर्ट होगा, ई जो है वो जी के अंदर कन्वर्ट होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, तो हमें डिकोड करना है ए. तो ए जो है अगर आप देखें साइफर टेक्स्ट में, आपको ये जो हम डिकोड कर रहे हैं ये साइफर टेक्स्ट है. तो साइफर टेक्स्ट में चेक करें कि ए कहाँ पर है. तो ए जी के बाद आ रहा है.
अगर ए जी के बाद आ रहा है तो ए का कोड ओरिजिनल मैसेज में देखें, जो ए है उसका कोड है एच, जो ओरिजिनल लेटर है। अब यहाँ पर जो कि ए कैपिटल में है तो आपको कैपिटल में एच लिखना होगा, तो ए की जगह पर एच लिखें। अब आप जी को देखें, जी जो है वो साइफर टेक्स्ट में कहाँ पे है, तो जी जो है वो ई के साथ है, यानी जी जो है ना वो ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप जी की जगह पर आप ई लिखेंगे, जैसे मैंने एच के आगे ए लिख दिया। उसके बाद बी आप चेक करें कि साइफर टेक्स्ट में बी कहाँ पर है। तो बी आप देखें, बी आपको जो सेकंड लास्ट वर्ड है उसके अंदर फर्स्ट डिजिट है बी, फर्स्ट लेटर है बी। तो जो ओरिजिनल सेंटेंस है उसका सेकंड लास्ट देखें तो उसका जो सेकंड लास्ट का जो फर्स्ट जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर एल है, तो बी को आप एल से रिप्लेस कर दें। एच ई दो बार भी आ रहा है तो डबल एल लिख दें। इसी तरह एम को चेक करें, एम है 1 2 3 4, अगर आप लास्ट से चेक करते हैं तो फोर्थ वर्ड है 1 2 3 4, फोर्थ वर्ड यहाँ पे ओवर है, ओवर। तो एम जो है वो ओ के साथ है तो आप हेलो लिख दें। इसी तरह से आप बाकी डिकोड कर सकते हैं। अगर आपने साइफर टेक्स्ट से मैसेज बनाना है तो फिर आप साइफर टेक्स्ट में देखेंगे कि ये जो वर्ड है इसका मैसेज में इक्विवेलेंट नंबर जो लेटर है वो कौन सा है, तो उसको आप रिप्लेस कर देंगे। ओके, और अगर आपने मैसेज को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, जैसे ये कंप्यूटर साइंस है, आप कंप्यूटर साइंस का पहला जो लेटर है वो सी है, हमें देखना होगा कि ओरिजिनल मैसेज में सी की कोडिंग क्या हुई है। तो ओरिजिनल मैसेज में देखते हैं सी कहाँ पर है, सी है दी क्विक। सेकंड वर्ड में देखें फ्रॉम स्टार्ट में दी क्विक, और क्विक है क्यू यू आई सी, फोर्थ लेटर है, और फोर्थ लेटर रिप्लेस आपको करना पड़ेगा एन से। ठीक है, तो सी की जो कोडिंग हो रही है वो एन से हो रही है। तो यहाँ पर सी है तो इसकी कोडिंग एन से होगी, लेकिन एन चूँकि सी कैपिटल है इसको आप एन को कैपिटल करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है ओ। हमें चेक करना पड़ेगा कि जो ओरिजिनल मैसेज है उसमें ओ किधर है। द क्विक ब्राउन, थर्ड वर्ड है ब्राउन, बी आर ओ, थर्ड वर्ड का थर्ड लेटर। तो थर्ड वर्ड जैग टाउन्स जम्पी, तो थर्ड वर्ड का थर्ड वर्ड है जम्पी और उसका थर्ड लेटर एम, तो ओ की कोडिंग होगी बाय एम। तो इसलिए हमने जो है ओ को हमने रिप्लेस कर दिया एम से। इसी तरह से आप वन बाय वन जो लेटर्स हैं इनको आप ओरिजिनल मैसेज में से देखें कि इनकी कोडिंग किस तरह से हुई है और वो यहाँ पे कोड कर दीजिए। ठीक है, ओके, बी पार्ट। Both the person who sends the message and the person who receives it need to know what the substitution key is, and they need to keep this secret. A copy of the substitution key has been sent using SSL transaction, Secure Socket Layer (SSL). Explain why this keeps the copy of the key secret during transmission. Okay, keep the copy of the key secret during transmission ensures keeping safe the encrypted message through use of secure socket layer, and the key itself is encrypted using strong encryption method. तो जो मैसेज है वो भी आप कोड करके भेज रहे हैं, डिकोड करके कोड करके भेज रहे हैं, ठीक है, साइफर टेक्स्ट में। और जो की आपने सेंड करनी है एक तो सॉकेट सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू सेंड होगी और दूसरी उसकी भी आप उसको भी आप इनक्रिप्ट करेंगे। Question number 11. Five security or data loss issues are shown on the left hand side. Five possible methods of data recovery or protection are shown on the right. Draw a line to match each destination description of issues to the most appropriate methods of data recovery. Okay, first देखते हैं data loss caused by hard disk head crash. हार्ड डिस्क का हेड क्रैश का इशू हो सकता है या होगा, तो उसके लिए जो हमें बैकअप फाइल्स लेनी पड़ेंगी हार्ड डिस्क की। ठीक है, तो बैकअप फाइल्स लें या उन्हें किसी जो है ऑफलाइन मीडिया में रख दें। ठीक है, या कहीं आप जो है इसको कोई गूगल ड्राइव में प्लेस कर दें, किसी यूएसबी में स्टोर कर लें, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में स्टोर कर लें। ओके, सेकंड देखें, हैकिंग इनटू फाइल्स एंड चेंजिंग और डिलीटिंग डेटा। ठीक है, तो ये इसके लिए हमें पासवर्ड लगाने पड़ेंगे, फायरवॉल हमें यूज़ करनी पड़ेगी।
ठीक है, ताकि अगर कोई हैकिंग करना चाह रहा है तो उससे सिस्टम पासवर्ड ले कि क्या आप जो है वो वही ओरिजिनल आप अथेंटिक यूज़र हो या हैकर हो, तो पासवर्ड उससे कहा जाएगा दे। और इसी तरह आप फायरवॉल लगाएं ताकि जो अनवांटेड ट्रैफिक है वो आपके सिस्टम में ना आ सके। ओके, थर्ड वन, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट सेल्फ रिप्लिकेट्स एंड कैन कॉज डेटा लॉस। जो सेल्फ रिप्लिकेट्स हैं, ये जो वायरसेस होते हैं, वायरस अपनी कॉपियाँ बना रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह कोरोना वायरस है वो भी अगर बॉडी में चले रहे तो सेल्फ रिप्लिकेट है, वो भी अपनी कॉपी बना रहा होता है, एक से बहुत ज़्यादा। ठीक है, मुसलसल कॉपियाँ बन रही होती हैं। इसीलिए ये इसी तरह जो कंप्यूटर वायरसेस हैं ये भी आप मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। तो इसके लिए हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो लगाना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। ओके, रीडिंग ऑफ इलीगली एक्सेस्ड डॉक्यूमेंट्स, तो इसके लिए हमें इंक्रिप्शन टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी ताकि अगर जो है वो सिस्टम तक पहुंच भी जाता है, पासवर्ड ब्रेक कर लेता है या वो फायरवॉल में से पास कर जाता है। ठीक है, लेकिन इंक्रिप्शन की वजह से जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉस्टली डॉक्यूमेंट्स, एक्सपेंसिव डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनको जो है वो रीड ना कर सके इंक्रिप्शन की वजह से। ओके, द लास्ट वन इज सॉफ्टवेयर दैट लैग्स रिकॉर्ड्स ऑल की प्रेसेस ऑन योर कंप्यूटर विदाउट यू नोइंग। तो इसके लिए हमें जो है वो एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। ये तो स्पाई का काम है कि आप जासूसी हो रही है कि आप की कौन सा प्रेस कर रहे हैं, वो जो सॉफ्टवेयर है कहीं छुप के देख रहा है सिस्टम के अंदर कि आपने पासवर्ड क्या लिखा है, ADE क्या क्या प्रेस कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पीछे रिले कर देगा। तो एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ेंगे ताकि अगर कोई जासूस सिस्टम में कहीं छुपा बैठा है तो एंटी स्पाईवेयर उसको पकड़ सकें और किल कर सकें। ओके, सो द लास्ट इज एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, लुक एट दीज टू पीसीज ऑफ डेटा। जो ए पीस है वो आप गौर से देखें तो ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है। ठीक है, ये हार्डवेयर के बहुत करीब होती है, यानी कि जो बिट्स हैं 10 बिट्स के अंदर भी प्रोग्रामिंग हो सकती है, लेकिन वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। बिट्स की प्रोग्रामिंग है या प्रोग्रामिंग आप हेक्स नंबर के अंदर भी कर सकते हैं। तो उससे जो करीब तर जो है वो हार्डवेयर के करीब तरीन है वो असेंबली प्रोग्रामिंग है। ठीक है, इट्स वेरी क्लोज टू दी हार्डवेयर। इसकी कमांड भी आप देख लें, लाइक LDAAX, तो ये रजिस्टर वैल्यूज़ हैं या जो है मेमोरी कोई लोकेशंस हैं। ठीक है, ओके, इसके मुकाबले में अब ये सारा कोड जो अगर गौर करें, CLC LDX 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 आपको इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ी हैं और इसका सारा काम जो है वो आप बी में देखें तो 1 2 3 4 5 इंस्ट्रक्शंस में ये काम हो जाता है। और बी में आपको नज़र आ रहा है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में आप देखें तो कोई रजिस्टर्स का नहीं नाम आपको देना कि किस रजिस्टर में डेटा जा रहा है। ठीक है, बल्कि आप सारा जो है वो इंग्लिश के बहुत करीब है। आप इंग्लिश में आप लिख रहे हैं कि इनपुट नंबर करवा लें या सम करवा लें, प्रिंट करवा लें, आप इंग्लिश की कमांड दे रहे हैं। जबकि असेंबली के अंदर आपको बताना होता है किस रजिस्टर से डेटा किस लोकेशन में भेजना है, किस रजिस्टर से डेटा कहाँ भेजना है। ठीक है, सो विच ऑफ दीज पीसीज ऑफ कोड इज रिटन हाई लेवल लैंग्वेज? बी कोड। Code B is written in high level language. Second, B part, give one benefit of writing code in a high level language. So no need to understand computer architecture of a computer while writing code in a high level, and is easier to understand for programmer and is closer to English language, and the high level language is much easier to debug as well as is much easier to test. C part, give one benefit of writing code in a low level language. The benefits of writing code in a low level language are that lower language can address memory addresses directly, and the shorter code requires less storage and RAM and can be written to run faster. ओके, तो यहाँ पर ये एक एडवांटेज है कि इसका जो कोड है वो कैन बी रन फास्टर। क्यों रन फास्टर? क्योंकि आप मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं। आप जो सिस्टम के जो रजिस्टर्स हैं उनको आप डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, तो फास्ट डेटा मूवमेंट होगी क्योंकि आप डेटा की लोकेशंस भी बता रहे हैं और जहाँ पे डेटा प्लेस करना है वो लोकेशन भी बता रहे हैं। तो ये कोड जो है ये फास्ट मूव करेगा।
जबकि जो असेंबली जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो फास्ट मूव नहीं करेगा, क्योंकि उसमें आप ना मेमोरी लोकेशन बता रहे हैं, ना आप रजिस्टर्स की टाइप्स बता रहे हैं, ना रजिस्टर्स के नाम बता रहे हैं. ओके, डी पार्ट. हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड. गिव टू differences between a compiler and an interpreter. Number one, compiler produces object code while interpreter doesn't produce object code. .obj फाइल बनेगी जब आप हाई लेवल जो प्रोग्राम लिखा गया उसको आप कंपाइल करते हैं, ठीक है, .obj फाइल, तो ये ऑब्जेक्ट कोड होता है. नंबर टू, compiler translates whole program in one go, whereas the interpreter interprets and executes one line at a time. तो कंपाइलर के अंदर कंपाइलर पूरे प्रोग्राम की .obj फाइल बना देगा एट वंस, और जो इंटरप्रेटर है वो वन लाइन बाय वन लाइन जो है वो ऑपरेट करेगा. नंबर थ्री, कंपाइलर प्रोड्यूसेस लिस्ट ऑफ ऑल एरर्स वेयर एज इंटरप्रेटर प्रोड्यूसेस एरर मैसेजेस ईच टाइम एन एरर इज इनकाउंटर्ड. जब कोई एक लाइन वो रीड कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है इंटरप्रेटर, अगर उसमें कोई एरर आता है तो वो बता देता है और सिस्टम हॉल्ट हो जाता है जब तक वो एरर रिमूव नहीं होगा. और कंपाइलर जो है वो .obj बनाता है, उसके अंदर पूरी लिस्ट ऑफ एरर्स दे देता है कि ये एरर्स हैं, जब तक रिमूव नहीं होंगे प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होगा. नंबर फोर, कंपाइलेशन प्रोसेस इज स्लो बट रिजल्टेंट कोड runs very quickly, whereas interpreted code runs slowly. Of course, क्योंकि आप लाइन बाय लाइन रन कर रहे हैं इंटरप्रेटर कोड को. अगर 100 लाइन्स हैं तो आपने पहले एक लाइन का रिजल्ट देखा, फिर एंटर की प्रेस की, फिर दूसरा लाइन एग्जीक्यूट की, फिर आपने एंटर की प्रेस की, तो आपको 100 टाइम्स एंटर की प्रेस करने पड़ेंगे अगर 100 लाइन का कोड है. ऑफ कोर्स ये एक स्लो प्रोसेस है. लेकिन जो कंपाइलेशन प्रोसेस है, कंपाइलेशन प्रोसेस जो है इज़ वेरी फास्ट. एक बार .obj फाइल बन गई तो उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन बड़ी फास्ट होती है. Question number 13. When a key is pressed on the keyboard, the computer stores the ASCII representation, American Standard Code for Information Interchange. ये इसका abbreviation ASCII है. ASCII representation of the character typed into main memory. The ASCII representation of capital A is uppercase letter A is 65 denary, for B is 66 denary, etc. तो ये एक एक इंक्रीमेंट होता है. जैसे ए का 65 है डेनरी में, बी का 66 है, सी कैपिटल का 67 है, डी कैपिटल का 68 एंड सो ऑन. ओके, देयर आर टू लेटर्स स्टोर्ड इन द फॉलोइंग मेमोरी लोकेशंस. लोकेशन ए में ए प्लेस है और लोकेशन टू में कैपिटल सी या अपर केस सी प्लेस है. नंबर फर्स्ट पार्ट, शो द कंटेंट्स ऑफ लोकेशन वन एंड लोकेशन टू एज बाइनरी. तो ये हेक्साडेसिमल नंबर है ए, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दें. तो ये कैसे कन्वर्ट होगा? अब ये लोकेशन ए पे जो है वो ए लिखा हुआ है, तो लोकेशन ए एज बाइनरी. तो लोकेशन ए में ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर दें. तो व्हाट इज़ ए? जी ए क्या होता है? ए इज़ 1010, ठीक है. नहीं, आई एम सॉरी, मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ. लोकेशन ए पे जो है ये ए लिखा हुआ है, ठीक है. ए का जो डेनरी कोड है वो 65 है, तो हमें 65 डेनरी जो है उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है. तो उसकी मेथडोलॉजी ये है कि आप जो है वो लिखें सिस्टम के अंदर, जैसे मैंने ग्रीन नंबर्स में लिखा हुआ है 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128, ठीक है. ये प्लेसेस हैं बाइनरी नंबर की 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128. अब आपने 65 लिखना है, तो 65 जो है वो चूँकि 128 से लेस है तो 128 पे ज़ीरो प्लेस कर दें. 65 जो कि 64 से हायर है, लार्जर नंबर है, तो 64 पे 1 लिख दें, और 65 मैंने 64 करें तो 1 रह जाता है. अब 1 कहाँ पर आता है? लास्ट प्लेस पर. बाकी तमाम प्लेसेस पे ज़ीरो लगते हैं. तो इट इज़ 0 1 0 0 0 0 1. दोबारा फिर समझ लें कि ये मेथड क्या है. एक तो सक्सेसिव डिवीजन का मेथड है, सक्सेसिव डिवाइड कर दें बाय नंबर 2. ये दूसरा मेथड भी है, मैंने इसको अडॉप्ट किया, इसको फिर समझ लें. नंबर है 65 डेनरी,
तो 65 डेनरी जो है वो 128 से कम है, तो 128 पे 0 प्लेस कर दें। नेक्स्ट जो प्लेसमेंट है वो 64 है, 64 से लार्जर है 65, तो आप 64 पे 1 लिखेंगे और बाकी कितना बचता है, 1 बचता है, तो वो आप लास्ट पोजीशन में ले जाएं, लास्ट पोजीशन में 1 लिखते हैं। एक और इसका वे हो सकता है, वो ये है कि आप जो नंबर 65 लिखना है वो हमेशा आप लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128 का कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन में आप 65 को जो है वो आप ब्रेकअप करेंगे। जैसे मैंने 65 को ब्रेकअप किया है 1 और 64 के कॉम्बिनेशन में, तो 64 भी प्लेस है वहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 भी प्लेस है वहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी तमाम जो प्लेसेस उन पे 0 लिखते हैं। ओके, इसी तरह से 66 है। अब 66 का अगर मैंने ब्रेकअप बनाना है तो 66 का फिर समझ लें ब्रेकअप क्या बनाना है आपने, 1 2 4 8 16 32 64 एंड 1 2 8। तो 66 का ब्रेकअप क्या बनेगा, 64 प्लस 2, तो 64 में 1 लिख दें और 2 की प्लेस पे 1 लिखते हैं, बाकी तमाम प्लेसेस पे 0 लिखते हैं। ठीक है, और जो ये कंटेंट्स होंगे लोकेशन के इन हेक्साडेसिमल वो कैसे लेंगे। अच्छा, हेक्साडेसिमल कैसे लिखना होता है, इसकी ग्रुपिंग करें आप फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है राइट साइड पे, मोस्ट राइट साइड पे, वहाँ से 4 4 की ग्रुपिंग करें। तो मैंने लीस्ट सिग्निफिकेंट 1, उसके आगे 0 है, फिर 0 है, फिर 0, इस 4 का ग्रुप बना दिया। उसके आगे 0 है, फिर 0, फिर 1 और 0, इस 4 का ग्रुप बना दिया, जिसको मैं अब ये 4 का ग्रुप है, इसको मैं डी कोड करूँगा हेक्साडेसिमल में। तो 0 1 0 0 इज़ 4 एंड 0 0 0 1 इज़ 1, तो इट इज़ 4 1 हेक्साडेसिमल में। इसी तरह से दूसरी लोकेशन देखें, तो 4 की ग्रुपिंग बनाएं, राइट साइड से बनाएं। तो 0 1 0 0 मैं राइट साइड से पढ़ रहा हूँ, 0 1 0 0 एक ग्रुप बनेगा, फिर उसके आगे 0 0 1 0 राइट साइड से पढ़ रहा हूँ, ये दूसरा ग्रुप बनेगा। जब ये ग्रुप बन जाएंगे तो फिर आप लेफ्ट साइड से पढ़ेंगे। अब मैं लेफ्ट साइड से पढ़ता हूँ, तो 0 1 0 0 इज़ नंबर 4 एंड 0 0 1 0 इज़ नंबर 2, तो आप 4 2 यहाँ पे लिख दीजिए। पार्ट बी, द फॉलोइंग मशीन कोड इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन ए लोकेशन ऑफ मेन मेमोरी, कन्वर्ट दिस बाइनरी पैटर्न इनटू हेक्साडेसिमल। ओके, ये कैसे करना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे नीचे एक एरो लगाया एम एस बी पोजिशन पर, तो उसके आगे मैंने 4 4 के ग्रुप्स बना दिए। एम एस बी पोजिशन ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट साइड पे देखें, तो यहाँ पे 4 का ग्रुप बन गया। ये 4 का ग्रुप जो बना है इसको डिकोड करूँगा, 0 1 1 1 ये 7 होता है। नेक्स्ट फिर 4 का ग्रुप है, इसको डिकोड करूँगा 1 0 0 1 ये 9 है। नेक्स्ट फिर 4 का ग्रुप है, इसको डिकोड करूँगा 1 0 1 0 ये 10 होता है, और 1 0 1 0 डेनरी 10 होता है, और हेक्साडेसिमल में ए होता है, कैपिटल ए। और लास्ट जो ग्रुप है मेरा वो है 1 1 1 1, ये डेनरी में 15 होता है और हेक्साडेसिमल में एफ होता है, तो इसकी पैटर्न बन जाएगा एफ ए 97। ओके, इसका सी पार्ट देखें। एक्सप्लेन व्हाई ए प्रोग्रामर वुड प्रेफर टू सी द कंटेंट्स ऑफ द लोकेशंस डिस्प्लेड एज हेक्साडेसिमल rather than binary when debugging his program that reads the key presses। देखिए जो हेक्साडेसिमल है वो कॉम्पैक्ट कोड है, 4 बिट्स जो हैं वो एक हेक्साडेसिमल डिजिट से डिस्प्ले हो जाती हैं, और दूसरा अगर सिर्फ 1010 लिखा हो तो उसको डिकोड करना इट्स हेल ऑफ टास्क। लेकिन अगर हेक्साडेसिमल में कोडिंग, हेक्साडेसिमल इज़ वेरी क्लोज टू डेनरी, तो इसको अंडरस्टैंड करना, इसको डिबग करना इज़ वेरी ईजियर। सो हेक्साडेसिमल इज़ ए कॉम्पैक्ट कोड, ठीक है, क्योंकि एक जो हेक्साडेसिमल डिजिट है वो 4 बिट की इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है देन बाइनरी, एंड देयरफॉर इज़ ईजियर टू आइडेंटिफाई वैल्यूज़। ठीक है, जैसे अगर बाइनरी में लिखा हुआ है 1010 तो उसको कैपिटल ए लिख देंगे। ठीक है, अगर हम उसको रीड करना शुरू कर देंगे 1010 ये डेनरी में क्या बनता है, तो ये काफ़ी मुश्किल काम है अगर ये पूरा पेज ही 1010 से भरा हो। लेकिन अगर आप उसको कोड कर देते हैं हेक्साडेसिमल में, देन इट्स क्वाइट ईजियर एंड इज़ ईजियर टू स्पॉट एरर्स। ठीक है, when debugging the programs in hexadecimal।